Hello everyone, my name is Sweetie Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट थ्योरी के बारे में। आई होप कि आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ में आई होगी अच्छे से और उसकी लिमिटेशंस भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम उसके नेक्स्ट थ्योरी जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी, जिसने ओवरकम किया था ठीक है लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी को, और वीबीटी को हटा के फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने उसकी जगह ले ली थी। आज हम उसके पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने दिया था, जिनका नाम क्या है, पहले साइंटिस्ट थे हंस बेथ और दूसरे थे वैन ब्लैक। तो इन दोनों ने सबसे पहले तो इन्होंने दिया था, हंस बेथ ने थ्योरी को दिया, फिर उसको और भी एक्सटेंड किया किन्होंने, वैन ब्लैक ने। तो इन्होंने इस थ्योरी में जो पोस्टुलेट्स हैं वो टोटल 3 हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली तीनों पॉइंट को डिस्कस करूंगी डिटेल में, बिल्कुल टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे ताकि आपको मेन बात एग्जैक्टली समझ में आए। कोई हम घुमा फिरा के इधर उधर से बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल सटीक टू द पॉइंट बात करेंगे ताकि डायरेक्ट आपके दिमाग में घुसे कि इस थ्योरी ने क्या क्या बातें बताई, ठीक है। तो मैंने जो है पोस्टुलेट्स को थोड़ा सा इजी वे में लिखने की कोशिश की है ताकि आपको पढ़ते ही समझ में आ जाए कि अच्छा ये पोस्टुलेट में ये वाली बात बताई गई है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, वेयर एज वीबीटी कंसिडर्स द मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक। क्या लिखा है मैंने कि वीबीटी ने क्या कहा था, वीबीटी कंसिडर करके चल रही थी कि मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है कोवेलेंट। वीबीटी ने क्या कहा कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, कोवेलेंट बनता है, कोवेलेंट नेचर का होता है। सीएफटी ने कहा कि नहीं, सीएफटी ने कंसीडर किया कि वो जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो आयनिक होता है। सीएफटी ने क्या कहा कि मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है वो कैसा होता है, आयनिक। वीबीटी ने कहा कि मेटल लिगेंड बॉन्ड कोवेलेंट होता है और सीएफटी ने कहा कि मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है वो आयनिक होता है, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, और आयनिक बॉन्ड आपको पता ही है कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं आयंस के अट्रैक्शन से। तो अगर सीएफटी ने ये बात कही है कि मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट ना होके आयनिक होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सीएफटी चार्जेस के बारे में बात करेगी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो सीएफटी ने क्या कहा, सीएफटी कंसीडर्स द बॉन्ड टू बी आयनिक अराइजिंग प्योरली फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट आपको बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियरली समझ में आया होगा। पहले पॉइंट में हम लोगों ने क्या चीज डिस्कस की कि वीबीटी ने कहा था कि मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट होता है, जबकि सीएफटी ने कहा कि नहीं, मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो आयनिक होता है। और आयनिक कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रही है मेटल और लिगेंड के बीच में, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस की, मैंने यहाँ पे ये तो लिखा नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मैंने ये भी नहीं लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इंटरेक्शन तो अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ भी हो सकता है। तो वर्ड पे ध्यान दो कि मैंने कितने स्मार्टली यहाँ पे वर्ड यूज किया है, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन दोनों हो सकती है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। अब आप सोचोगे कि लिगेंड और मेटल के बीच में चलो अट्रैक्शन समझ में आता है क्योंकि बॉन्ड बना रहे हैं, रिपल्शन क्यों या रिपल्शन कैसे होगा। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की, तो इंटरेक्शन दो तरीके से हो सकती है। एक तो क्या होगा, अट्रैक्शन मेटल और लिगेंड के बीच में, और एक क्या होगा, रिपल्शन। क्लियर है, ठीक है। आप सभी को पता है मेटल जो है उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो मेटल जो है वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, केटायन की तरह, ठीक है। तो उस केटायन को, उसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने आते हैं लिगेंड, ठीक है। तो अगर नेगेटिव लिगेंड आ रहा है तो वो नेगेटिव लिगेंड क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा और
क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आयनिक बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा और मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड को अराइज करेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। आप कहोगे कि मैम आपने ये भी तो कहा था कि मेटल एटम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ज़रूरी तो नहीं कि आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करे। अगर मेटल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तब भी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल तो होते हैं, खाली जगह तो है, इलेक्ट्रॉन की कमी तो है। नेगेटिव लिगेंड भी आके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे सकता है। या फिर अगर आपका लिगेंड न्यूट्रल हो, न्यूट्रल लिगेंड्स भी तो होते हैं, तो न्यूट्रल लिगेंड भी अगर है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। न्यूट्रल लिगेंड्स भी, उसके अंदर भी डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके अंदर भी क्या एग्जिस्ट करते हैं, डाइपोल्स। और उस न्यूट्रल लिगेंड का जो नेगेटिव डाइपोल है या जो नेगेटिव एंड है, ठीक है, वो आएगा और किससे इंटरेक्ट करेगा, मेटल कैटायन या फिर एटम से। तो ये तो हमने देखा अट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट या अट्रैक्शन वाली बात। अब रिपल्शन कैसे कैसे हो सकता है, देखो हमने कहा कि मेटल के पास खाली डी ऑर्बिटल होते हैं। आपने वीबीटी में इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे, उन एग्जाम्पल्स को याद करो। आपने ये देखा होगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब हुई तो 2 D खाली थे बट बाकी के 3 भरे हुए थे। कोई और अगर हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तो D ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ था। कहने का मतलब क्या है कि D में 1, 2, 3, 4, 5 कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं। तो रिपल्शन कैसे कैसे हो सकता है, जो मेटल का D ऑर्बिटल है, जो मेटल का D ऑर्बिटल है उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटल के D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, इनमें क्या हो सकता है, रिपल्शन। इनमें क्या हो सकता है, रिपल्शन। भाई इलेक्ट्रॉन, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है उस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है रिपेल करेगा। तो यानी कि मेटल में जो फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में क्या रहता है, रिपल्शन। समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेटल है उसका जो न्यूक्लियाई है वो भी क्या करता है, लिगेंड्स को रिपेल करता है। वो भी क्या करता है, लिगेंड्स को रिपेल करता है, ठीक है। उसके अलावा ऐसा भी होता है कि जो लिगेंड है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, जो लिगेंड है, एक लिगेंड के इलेक्ट्रॉन भी दूसरे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, ठीक है। पर ये जो मैंने आपको रिपल्शन वाली बात बताई है, ये एज कंपेयर टू अट्रैक्शन जो है कम होता है, ठीक है। आपको, क्योंकि अभी आप 12th में हो, अगर आप अपनी कोई भी बुक खोल के देखोगे ना बेटा, तो आपको इस लाइन के अलावा ये कुछ भी नहीं मिलेगा जो मैंने आपको बताया। पर ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आप CFT पढ़ो तो आपके थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच रहे। हमें अंधाधुंध नहीं पढ़ना चाहिए कि अच्छा हाँ किताब में ये 2 लाइनें लिखी हैं, बस ये 2 लाइनें पढ़ ली, ना इसके लेफ्ट में सोचना है ना इसके राइट में सोचना है, ऐसे कभी नहीं पढ़ते। सिंपल सी बात है, जब मैं आपको CFT के थ्रू जब मैं आपको ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग पढ़ाऊंगी और जब मैं उसको समझाऊंगी, अगर आपको ये बातें नहीं पता, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि घुस जाओ इसमें और मतलब कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, खुद को ही कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है। बट आपको पता होने चाहिए कि हाँ, जब भी लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है तो ये ऑप्शंस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ये बातें जो हैं ये एग्जिस्ट करती हैं। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी चाहिए। भाई कॉमन सी बात है ना, लिगेंड है, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मेटल है, मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल में वो ठीक है इलेक्ट्रॉन दे देगा, बट जो इसके भरे हुए इलेक्ट्रॉन है उनका क्या, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ऐसी बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि हाँ, अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन भी एग्जिस्ट करता है, पर रिपल्शन का जो एक्सटेंट है वो कम होता है, अट्रैक्शन का जो एक्सटेंट है वो ज़्यादा होता है। क्लियर है, ठीक है। तो इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग सेकेंड पोस्टुलेट डिस्कस करते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड पोस्टुलेट की तरफ, ठीक है।
पोस्टुलेट का साइज देख के आप लोग मत घबराना कि भाई इतनी बड़ी बड़ी पोस्टुलेट मैम ने लिखी है, कैसे याद होगी, या ठीक है बोल दिया 3 पोस्टुलेट हैं बट इतनी बड़ी बड़ी हैं। आप सिर्फ बात समझो, बात को समझने के बाद आप इन पोस्टुलेट को अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हो। तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कंसेप्ट समझो। और मेरे ख्याल से कंसेप्ट बहुत आसान है, और ये बड़ी बड़ी शायद इसलिए हैं क्योंकि मैंने कोई भी बात नहीं छोड़ी है और सोचा है कि हर बात को मैं बताऊं, और वो भी इजी वे में बताऊं, इजी वर्जन में बताऊं, तो इसलिए थोड़ी सी बड़ी बड़ी आपको लग रही होंगी। ठीक है, तो सेकेंड पोस्टुलेट क्या है? आयनिक लिगेंड्स सच एज Cl-, OH-, Cn- are regarded as negative point charges. And the neutral ligands such as water, ammonia, pyridine, Py जो है that is the abbreviation for pyridine, ठीक है, Py are regarded as point dipole or simply dipoles because these ligands are dipolar. ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि अगर हम लिगेंड्स की बात करें, तो लिगेंड्स 2 टाइप के होते हैं, है ना। लिगेंड्स क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। क्या क्या? या तो नेगेटिव लिगेंड होगा, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होगा जिस पे नेगेटिव चार्ज है, या फिर न्यूट्रल लिगेंड होगा जिस पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं और कोई चार्ज नहीं है। तो CFT ने कहा क्योंकि मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड आयनिक होता है, तो उसने कहा कि अगर आप चाहते हो, उसने कहा कि भाई मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड आयनिक है। आयनिक बॉन्ड तो तभी बनेगा ना जब आयंस प्रेजेंट होंगे। तो उसने कहा कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मैं उसको पॉजिटिव चार्ज मानूंगा। और क्योंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इसीलिए लिगेंड्स को नेगेटिव पॉइंट चार्ज माना जाएगा। ठीक है, अब लिगेंड आ जाते हैं 2 टाइप के, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो नेगेटिव लिगेंड्स के लिए तो बोला गया कि उनको नेगेटिव चार्ज माना जाएगा। ठीक है, और जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं वो डायपोलर होते हैं। वो कैसे होते हैं? डायपोलर। तो उनके हम नेगेटिव एंड की बात करेंगे, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, मैंने पिछली पोस्टुलेट में भी कहा था कि न्यूट्रल लिगेंड है तो उसके नेगेटिव एंड लेंगे, और न्यूट्रल लिगेंड है इस पोस्टुलेट में कहा कि वो डायपोलर होता है। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि न्यूट्रल लिगेंड में डायपोलैरिटी कैसे आई। देखिए, अगर आपका न्यूट्रल लिगेंड है जैसे कि वाटर है, अमोनिया है या फिर पिरिडीन है। वाटर की बात करते हैं, वाटर ऐसे होता है, ठीक है, ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है? 3.5। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है? 2.1। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करता है। तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा खिंचती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन एक तरफ अगर ज्यादा होते चले जाएंगे तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का वो नहीं हुआ है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है, बस शिफ्टिंग हुई है, इसलिए पार्शियल साइन लगाया। पार्शियल का मतलब ही आधा होता है, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं, शिफ्टिंग हुई है, खिसक गया थोड़ा सा। तो अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया है, एक तरफ नेगेटिव ज्यादा हो गया, एक तरफ पॉजिटिव ज्यादा हो गया, तो क्या हो गया? डायपोल्स आ गए ना, एक पोलर पॉजिटिव भी आ गया, एक नेगेटिव भी आ गया। नेगेटिव लिगेंड में सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता है, कैसा रहेगा? Cl-, OH-, Cn-, सिर्फ नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। बट जो न्यूट्रल लिगेंड है उसमें पॉजिटिव भी होता है, उसमें नेगेटिव भी होता है। तो हम कहते हैं कि जो न्यूट्रल लिगेंड है वो डायपोलर होता है। बट मेटल को तो लिगेंड देने का ही काम करता है, मेटल को
लीगेंड देने का ही काम करता है इलेक्ट्रॉन का। अब पॉजिटिव वाला तो देगा नहीं, इस लीगेंड पे, न्यूट्रल लीगेंड पे 2 चार्ज आ गए, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, नेगेटिव का मतलब कि उधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो पॉजिटिव तो देगा नहीं। कौन देगा? जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन। तो जैसे वाटर मॉलिक्यूल हम लिखते हैं तो उसमें देने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन, मेटल को। तो इसलिए हम कहते हैं कि न्यूट्रल लीगेंड होता डायपोलर है, बट फिर भी नेगेटिव लीगेंड जो है वो इंटरेक्ट करता है मेटल के साथ। समझ में आया? तो CFT की सेकेंड पोस्टुलेट ने क्या कहा, आसान शब्दों में समझो। CFT ने ये कहा कि मैं मेटल को और लीगेंड को दोनों को पॉइंट चार्ज कंसीडर करूंगा। कैसा चार्ज? पॉइंट चार्ज, कि वो एक पॉइंट की तरह है और उन पे चार्ज है। उन्होंने कहा कि मेटल को माना जाएगा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और लीगेंड को माना जाएगा नेगेटिव पॉइंट चार्ज। जैसे होता है ना कि मान लो अगर सपोज मुझे ऐसी ज्योमेट्री बनानी है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनानी है, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई मेटल और लीगेंड में इस तरीके से इंटरेक्शन रहेगा, ऐसे, इस तरीके से। ठीक है? तो CFT ने सेकंड पोस्टुलेट में क्या कहा? CFT ने सेकंड पोस्टुलेट में ये कहा, होना तो वैसे ये डॉटेड चाहिए क्योंकि बॉन्ड को हम सॉलिड से दिखाते हैं, बाकी ज्योमेट्री जो दिखाना चाह रहे होते हैं वो डॉटेड से दिखाते हैं। ठीक है? तो CFT ने सेकंड पोस्टुलेट में क्या कहा कि मेटल और लीगेंड को पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जाएगा। मेटल पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम करता है, इसीलिए मेटल को हम मानेंगे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और लीगेंड जो है, ठीक है, उसको हम मानेंगे क्या? कैसा चार्ज? नेगेटिव पॉइंट चार्ज। समझ में आया? तो इन्होंने देखो शुरुआत ही यहाँ से कर दी। इन्होंने कहा कि जो आयनिक लिगेंड हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है उनको नेगेटिव पॉइंट चार्ज कहेंगे। जो न्यूट्रल लिगेंड है, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड डायपोलर होते हैं, उन पे दोनों चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे? पॉइंट डायपोल या फिर सिंपली डायपोल, क्योंकि ये लिगेंड क्या होते हैं? डायपोलर। समझ में आया? आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ गई। ठीक है? एक अमोनिया से और डिस्कस कर लें। जैसे NH3 है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? 3। हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.1। तो नाइट्रोजन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो नाइट्रोजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो गए, तो डायपोल्स क्रिएट हो जाएंगे, इसलिए क्या कहा जाएगा? डायपोलर। बट जो नेगेटिव एंड है, ठीक है, न्यूट्रल का, वही क्या करेगा? मेटल को इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। नाइट्रोजन ही क्या करेगा? मेटल को इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। आई थिंक इन 2 लाइनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा डेप्थ में कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है? उसके बाद कहा if the ligand is neutral then its negative end of the dipole is directed towards the metal ion। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि अगर ligand न्यूट्रल है तो उसका नेगेटिव एंड ही क्या होता है? मेटल आयंस की तरफ डायरेक्टेड होता है। वही तो देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। मुझे किसी को कुछ चीज देनी है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं तभी दे पाऊंगी ना जब मेरे पास होगी। तो अगर मॉलिक्यूल में प्लस या माइनस चार्ज आ रहा है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वही देने का काम करता है। तो नेगेटिव एंड जो है वही देने का काम करता है। नेगेटिव एंड ही डायरेक्टेड रहता है टुवर्ड्स मेटल एटम या आयन। क्लियर है? उसके बाद देखिए क्या कहा, द अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन इज सच दैट द रिपल्शन बिटवीन दीज लिगेंड्स आर मिनिमम। ये तो कॉमन सी बात है। क्या बात है कॉमन सी? देखो, अगर आपके 4 लिगेंड्स हैं, ठीक है, या चलो आसान से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपके 2 लिगेंड्स हैं। कोऑर्डिनेशन में तो आपको कहाँ ही वैसे 2 मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। 12th में तो आपको बस टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल यही मिलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास सेंटर में कोई मेटल है और उसमें अगर 2 लिगेंड्स जुड़े हैं, तो वो 2 लिगेंड्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उनमें मैक्सिमम एंगल रहे। क्या रहे? मैक्सिमम एंगल रहे
और मैक्सिमम एंगल से क्या रहे, मिनिमम रिपल्शन रहे। ठीक है। लिगेंड्स क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन रिच। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर या फिर इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या है कि इनके पास भंडार है इलेक्ट्रॉन्स का। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। इस पे भी क्या होगा, नेगेटिव। अगर ये अपने आप को मैक्सिमम एंगल पर एक दूसरे से दूर नहीं रखेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मान लो एक बेंच है और उस बेंच पे बच्चों को बैठना है। एक बच्चा बहुत आसानी से बैठ सकता है, दो बच्चे एक बेंच पे बहुत आसानी से बैठ सकते हैं, 4-5 आ गए एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तू हट मैं बैठूंगा, तू हट मैं बैठूंगा, तू हट मैं बैठूंगा, तो क्या होगा, कोई भी नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, कोई भी नहीं बैठ पाएगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, बस धक्का मुक्की यही चलती रहेगी। इन द सेम वे मेटल को लिगेंड के साथ कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनाना है। अब वो तभी ज्यादा देर तक टिका रहेगा या लंबे समय तक टिका रहेगा जब वो स्टेबल होगा। और स्टेबल कब होगा, जब मिनिमम रिपल्शन रहेगा। ठीक है, जब क्या रहेगा, मिनिमम रिपल्शन। और मिनिमम रिपल्शन कब रहेगा, जब मैक्सिमम एंगल पे होंगे। भाई लिगेंड और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है, उनको दूर दूर कर दो, जितना दूर वो रह सकते हैं उनको दूर दूर कर दो। एक पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री को आपको ऐसे दो इक्वल पार्ट में बांटना है कि लिगेंड मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने ऊपर एक दूसरे से दूर रहें। तो वो क्या होगा, 360 का आधा, 180 डिग्री की। भाई 180 डिग्री पर एक लिगेंड यहाँ है, दूसरा लिगेंड यहाँ है, बस। इससे ज्यादा आप ऐसे 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 कुछ भी जो है उनकी अरेंजमेंट नहीं कर सकते। क्लियर है। अगर आपके पास 3 लिगेंड हैं तो 3 लिगेंड में आप अब अरेंजमेंट ऐसे नहीं कर सकते। 360 का 3 इक्वल पार्ट क्या होंगे कि मेटल को सेंटर में रखो और लिगेंड को कहाँ रख दो, 120 डिग्री पे। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कि 360 को हम इक्वल पार्ट्स में अगर बांटना चाहें तो वो कैसे बांट सकते हैं, 120 डिग्री के एंगल पे। इससे ज़्यादा मैक्सिमम एंगल हम 360 का दे ही नहीं सकते, 3D स्पेस दे ही नहीं सकते। तो यानी कि अब हमने क्या किया, 120 डिग्री पे उसको बांट दिया। क्लियर है। ठीक है, तो इस पॉइंट में ये बताने की कोशिश की गई है कि लिगेंड खुद ही अपने आप को मेटल के चारों तरफ 3D में इस तरीके से अरेंज करता है कि उनके बीच में मैक्सिमम एंगल रहे। क्यों रहे मैक्सिमम एंगल, ताकि मिनिमम रिपल्शन रहे इस लिगेंड और इस लिगेंड के बीच का। अगर लिगेंड के पास अगर क्या होते ही है भाई, लिगेंड के पास तो इलेक्ट्रॉन तभी तो देता है वो। ठीक है, लिगेंड, ये वाला लिगेंड अगर इस लिगेंड के ज्यादा पास रहेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और रिपेल करके कहाँ करेंगे, धक्का मुक्की मारेंगे, एक दूसरे से दूर करेंगे। और दूर जाने के चक्कर में कई बार क्या होता है, स्टेबिलिटी नहीं आती। ऐसा होता है कॉम्प्लेक्स बने ही ना, ऐसा हो सकता है बने फिर बॉन्ड टूट जाए, पॉसिबिलिटीज हजारों होती हैं। तो इसीलिए लिगेंड अपने आप ही 3D में स्पेस में अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेता है मेटल के चारों तरफ कि उनके बीच में मैक्सिमम एंगल रहे, कम से कम रिपल्शन रहे, मोर स्टेबिलिटी रहे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला सेकंड पोस्टुलेट जो है CFT का वो भी समझ में आ गया होगा। प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग लास्ट पोस्टुलेट डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी लास्ट पोस्टुलेट की तरफ, CFT की। ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करके पढ़ोगे, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके सुनोगे, आपको मेरी बात भी समझ में आएगी कि मैं क्या कह रही हूँ, और आपको थर्ड पोस्टुलेट मतलब अच्छी लगेगी। आपको कुछ ऐसी चीज़ आपने कभी पढ़ी नहीं होगी अभी तक फिलहाल। ठीक है, तो देखिए क्या है, थर्ड पोस्टुलेट में कहा है, द 5d ऑर्बिटल्स इन अ फ्री मेटल आयन आर डीजेनरेट दैट इज सेम एनर्जी। आपको पता है कि जो मेटल की डी सब शेल होती है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, 11th में हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन से, dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² और dz²। ठीक है, इन पांचों की शेप अलग अलग होती है। अगर हम लोग बात करें एक्सिस की, 3 एक्सिस होती हैं। ठीक है, x y z।
अगर x और y के बीच में लोब्स होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, dxy। अगर y और z एक्सिस के बीच में लोब्स होते हैं, ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं, dyz। अगर z और x एक्सिस के बीच में लोब्स होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, dzx। अगर अलोंग z एक्सिस ही लोब होता है हम उसको क्या कहते हैं, dz²। और अगर, ध्यान से सुनिए, अगर अलोंग x और y एक्सिस लोब्स होते हैं, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, dx² माइनस y²। अगर आप नोटिस करो तो ये वाले जो तीन हैं स्टार्टिंग के, ये वाले जो तीन हैं स्टार्टिंग के, ये तीन कहाँ पे होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। कहाँ होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। और ये वाले जो दो होते हैं ये कैसे होते हैं, अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के साथ में होते हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो जब तक मेटल फ्री होता है, मेटल एटम या आयन फ्री है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, इन पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। इन पांचों की एनर्जी जो है वो क्या होती है, सेम होती है, डीजेनरेट होती है। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, मैंने लिख भी रखा है, सेम एनर्जी। बट जैसे ही लिगेंड आता है मेटल को इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ठीक है, अब दो ही चीजें हैं। लिगेंड जब भी मेटल को अप्रोच करेगा, ऑब्वियस सी बात है, मुझे अगर तुम्हें कोई चीज देनी है तो मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा। इन द सेम वे अगर लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं मेटल को, तो लिगेंड को मेटल के पास आना पड़ेगा। अब जब लिगेंड मेटल के पास आ रहा है तो आने के दो तरीके हैं, या तो एक्सिस के अलोंग आए या एक्सिस के बीच में से आए। दो ही तो चीजें हैं, या तो एक्सिस के अलोंग आए, एक्सिस के साथ साथ आए, या फिर जहां एक्सिस है, ठीक है, जैसे मान लो ये दो एक्सिस है, ऐसा हो सकता है कि लिगेंड यहां से आए या यहां से आए, ये मेटल की एक्सिस है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि लिगेंड इन बिटवीन द एक्सिस आए, एक्सिस के बीच में से आए। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो जब लिगेंड आता है, जब लिगेंड आता है मेटल को इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन, जो मैं आपको बता रही थी, ठीक है, कि फर्स्ट पोस्टुलेट में डिस्कस किया था कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन, इनमें होता है रिपल्शन। भाई इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज ही है, नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। और जैसे ही रिपल्शन होता है तो ये जो 5 ऑर्बिटल्स थे जिनकी एनर्जी एक समान थी, एक जैसी थी, फिर वो एक जैसी नहीं रहती। सिंपल सी बात है, देखो, अगर मान लो एक गाड़ी आ रही है, उस गाड़ी को यहाँ पहुँचना है, गाड़ी तो यहाँ पहुँच के रहेगी ही रहेगी। अगर उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, कुछ आ रहा है, कोई गाड़ी आ गई, कोई पर्सन आ गया, तो टक्कर होगी होगी। इस गाड़ी को मेटल तक पहुंचना है, इस लिगेंड को मेटल तक पहुंचना है। अगर लिगेंड के रास्ते में कुछ आएगा, जहां लिगेंड की डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंचने से पहले अगर कुछ रास्ते में आएगा तो लिगेंड तो उसको टक्कर मारेगा ना, और अगर टक्कर मारेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, दूर। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो अब देखो पोस्टुलेट आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी कि डी ऑर्बिटल्स, जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं फ्री मेटल आयन में, उनकी सेम एनर्जी होती है। नॉर्मली जब वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे, क्या है, सेम एनर्जी है, ठीक है। व्हेन अ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, जब भी कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स में 2 चीजें होती हैं, मेटल एंड लिगेंड, ठीक है। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है लिगेंड की, वो क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय द डीजेनरेसी ऑफ दीज डी ऑर्बिटल। तो जो लिगेंड की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो क्या करेगी, मेटल की डीजेनरेसी, मेटल के जो ये 5 डी ऑर्बिटल थे इनको क्या कर देगी, इनकी डीजेनरेसी, सेम एनर्जी, जो बराबर एक समान एनर्जी लेके बैठे तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, खराब कर देगी, ठीक है। नाउ द ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट एनर्जी, ऑर्बिटल्स की क्या हो जाएगी, अलग अलग एनर्जी हो जाएगी। द ऑर्बिटल्स लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड आर रेज्ड इन एनर्जी। ऐसे लिगेंड जो क्या है,
ऑर्बिटल के डायरेक्शन में, ऑर्बिटल के रास्ते में आएंगे, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होगा? लिगेंड को यहाँ पहुँचना था, लिगेंड के रास्ते में कोई ऐसी चीज आ गई, लिगेंड क्या करेगा? टक्कर मारेगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से जो ऑर्बिटल है वो दूर जाएगा, और अगर दूर जाएगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? कल हम लोग, मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब भी मैं अपलोड करूंगी, हम लोग पढ़ेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, कि डी ऑर्बिटल कैसे बढ़ते हैं, कैसे एनर्जी बढ़ती है या कैसे एनर्जी कम हो जाती है, ये हम पढ़ेंगे। तो उस पर अभी आप उसकी चिंता मत करो, जितना बता रही हूँ उतना समझ लो। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा, इसकी गारंटी मेरी, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जब लिगेंड आता है, मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो जो मेटल के डी ऑर्बिटल थे, जो डी जनरेट थे, जिनकी एनर्जी सेम थी, वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसे ऑर्बिटल्स जो कहाँ आते हैं? लिगेंड के रास्ते में आते हैं, उनकी एनर्जी जो है बढ़ जाती है। एनर्जी इज इन मोर रेज्ड इन एनर्जी मोर देन दोज लाइंग अवे फ्रॉम द लिगेंड। उन ऑर्बिटल के कंपैरेटिवली जो लिगेंड के रास्ते में नहीं आ रहे, ठीक है, उनके कंपैरेटिवली क्या होता है कि ऐसे ऑर्बिटल जो लिगेंड के रास्ते में आते हैं, उनकी रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ जाती है। जो लिगेंड के रास्ते में नहीं आ रहे हैं, उनकी एनर्जी जो है वो नहीं बढ़ रही, पर जो लिगेंड के रास्ते में आ रहे हैं उनकी एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द डी इलेक्ट्रॉन्स एंड द लिगेंड्स, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है और जो लिगेंड है, उनके बीच में रिपल्शन हो जाता है, और रिपल्शन की वजह से वो दूर चले जाते हैं ऑर्बिटल, और उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। क्लियर है? तो हमने CFT में 3 पोस्टुलेट पढ़ी। आई होप आपको तीनों पोस्टुलेट जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। आप इसको रिवाइज करते रहना, इसको लिख लीजिए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि भाई कैसे बढ़ रही है, किस तरीके से होगा, क्योंकि स्प्लिटिंग वाला टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।